आज आपका पुनः इस चैनल पर सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो संदर्भ मेरे समक्ष उपस्थित है तदनुकूल इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं कन्यादान के संदर्भ में कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, जिंदगी के बहुआयामी पक्षों का उसे अनुभूति नहीं थी, लेकिन इसके पूर्व ही कन्यादान कर दिया गया। भारत की एक विचित्र विशेषताएं आज तक मौजूद है। मैं व्याख्या कर चुका हूं कि कन्यादान को परंपरागत रूप से व्यक्ति धार्मिक चेतना से जोड़ता है। सच्चाई में इस कविता में इन परंपराओं के विरुद्ध एक आक्रोश है, एक विद्रोह है कि कन्या कोई वस्तु नहीं होती है जिसको दान स्वरूप किसी को प्रदान कर दी जाए, किसी को दे दी जाए। वह इस सृष्टि का मानव प्रेमी, मानव जाति का एक हिस्सा है। वह दान की वस्तु है ही नहीं। लेकिन समाज का जो एक संगठनात्मक विशेषता है, पुरुष प्रधान समाज की जो विशेषता है, उसे अभी तक पूर्ण रूपेण एक कोमलांगी के रूप में, एक कमजोर व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब मैं इस कविता का दूसरा खंड प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां पर एक मां अपनी बेटी को इस बात का संदेश देती है कि बेटी, सौंदर्य नारी का आभूषण है, सौंदर्य व्यक्तित्व का विकास है, लेकिन इस सौंदर्य को इस रूप में प्रस्तुत न किया जाए कि अंतः चेतना का व्यक्तित्व खंडित हो जाए। अंदर जो एक ममता है, एक भाव है, एक मानवीय प्रवृत्तियां हैं, और मानवीय प्रवृत्तियां विलुप्त नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि बाह्य आकृति मनुष्य की सामान्य विशेषता क्या होती है? अपने सौंदर्य को देख करके व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो जाता है, दर्पण के सामने बार बार अपने आप को प्रस्तुत करता है, बाह्य कृति में व्यक्ति उलझ कर रह जाता है। आवश्यकता है आंतरिक चेतना, आंतरिक अनुभूति को संगठित करने का, जहां पर एक कन्या दान की वस्तु न रह जाए, जहां पर युगों से एक कन्या दान की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का कवि विद्रोह करता है। और उसका मूल कारण यह है कि नारी समाज अभी तक मानसिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण अपने व्यक्तित्व को समृद्ध बनाने में समर्थ नहीं हो पा रही है। उसका कोमलांगीपन अपने सौंदर्यता कृति में, अपने सौंदर्य बोध में बंद हो जाना उसका एक कमजोर पक्ष है। इसलिए इस कविता में कवि इस बात की स्पष्ट रूप में स्वीकारोक्ति या अभिव्यक्ति को आकार देता है कि बेटी, पानी में झांकना जरूर, लेकिन उस झांकने क्रम में इस बात को मां ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। मां ने कहा बेटी को, पानी में झांक करके जब तुम अपने सौंदर्य को देखेगी तो उस सौंदर्य के प्रति तुम पूर्ण रूपेण आकृष्ट मत होना, उस सौंदर्य में कैद मत होना। सौंदर्य में जहां व्यक्ति कैद होने लगता है, उसका अंदर की अंतः चेतना धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। वह इस बात को व्यक्ति समझ नहीं पाता है, यह प्राणी समझ नहीं पाता है कि अंदर में अनुभूति सदाने की आवश्यकता है या बाह्य आकृति में कैद हो जाना है। नारी का एक कमजोर पक्ष मैं कहना चाहूंगा कि लड़की के कमजोर पक्ष है। जहां कहीं हम दान डालते हैं वैवाहिक संदर्भ में, वहां पर लड़की के ही सौंदर्य बोध की बात होती है, लड़का या पुरुष के सौंदर्य बोध की बात बहुत कम होती है।
पुरुष समाज ने अपने व्यक्तित्व को अभी तक समाज में इस प्रकार से स्थापित कर दिया है कि जितना भी दुर्गुण देखना है सब नारी पक्ष में देखा जाता है। इसमें उसके साथ अभी तक उसके साथ कन्यादान शब्द लगा हुआ है। पुरुष समाज ने अभी तक इस बात की व्याख्या नहीं किया है कि पुत्र दान क्यों नहीं कही जाए। एक व्यक्ति संदर्भ आता है कि राजा दशरथ जब जनकपुर गए थे तब इस बात को स्वीकार किए थे जनक के समक्ष कि हे जनक, मैं कृतज्ञ हूं आपका कि आपने सीता ऐसी एक तेजस्विनी को मेरे घर की पुत्र वधू बनने का अवसर दिए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। अब जरा देखिए पौराणिक कथाएं नारी को किस रूप में प्रस्तुत किया और समाज का संदर्भ यहां तक आते आते कितना कमजोर पड़ गया कि कन्यादान शब्द आज तक जुड़ा हुआ है। एक पढ़ी, आप अखबार में पढ़े होंगे, एक लड़की जो आईएएस कंप्लीट की थी वह कही स्पष्ट रूप से विवाह मंडप के बीच में कि पिताजी मेरा कन्यादान नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं कन्यादान की वस्तु नहीं हूं, मैं एक प्राणी हूं और मैं अपनी अस्मिता और अस्तित्व के साथ समाज में जीना चाहती हूं, अपने व्यक्तित्व को स्थापित करना चाहती हूं। आश्चर्य और विरोधाभास से भरा हुआ समाज है जहां पुत्र दान की बात नहीं होती है, अभी तक नहीं, लेकिन कन्यादान की बात होती है। परिवार का गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन में नर और नारी का बराबर सहभागिता है, पुरुष और नारी का बराबर सहभागिता है। लेकिन भारत की जो एक परंपरागत विशेषता अभी तक बना करके पुरुष समाज में जो रखा है उसमें कन्या को दान की वस्तु मानी गई है। इसी कविता के माध्यम से ऋतुराज ऐसे यशस्वी कवि ने मनुष्य के जीवन की, मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था की उन संवेदनाओं को व्याख्यात किया है जहां पर मां कहती है कि पानी में तुम अपने सौंदर्य को देखना लेकिन उस पर रीझना नहीं, क्योंकि पुरुष समाज तुम्हारे सौंदर्य का सदुपयोग करते हैं, वह तुम्हें सौंदर्य के जाल में फंसाकर आदि युग से अभी तक तुम्हारा मानसिक शोषण करते हैं, तुम्हें तुम्हारा जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया जाता है, कन्या को एक सेवा की वस्तु मान ली जाती है। आज तक हमारे समाज की विशेषताएं हैं कि पुरुष वर्ग जो है, लड़का पक्ष जो है, वर पक्ष का जो पिता है, वह स्वाभिमान से अपने आप को प्रस्तुत करता है और लड़की के पिता विनम्र होकर के, बहुत ही हीन भावनाओं से ग्रस्त होकर के कि हमारे बेटी का उद्धार हो जाए। आज तक भारतीय परिवेश, सामाजिक परंपराएं, वैवाहिक परंपराएं इस प्रकार से है कि बेटी विवाह करने के बाद आदमी इस बात का एहसास होता है कि वह स्वर्ग में सीढ़ी लगाकर पहुंच गया है। आज इस दर्द को यह लड़की की मां झेलती है, लड़की का पक्ष झेलता है, उसको शब्दों में व्याख्यात करना संभव नहीं है। इसी दर्द को कवि ने स्पष्ट किया है जहां मां कहती है कि पानी में झांकना जरूर, लेकिन अपने सौंदर्य पर तुम रीझना नहीं। अपने अंदर में एक आत्मबल को जन्म देकर के जिस परिवार में जा रही है वहां पर तुम्हें स्थापित करने की आवश्यकता है कि तुम्हारा एक विशेष व्यक्तित्व है। इस परिवार को चलाने में, इस परिवार को सजाने में, इस परिवार की वंशानुगत विशेषताओं को आगे बढ़ाने में तुम्हारी एक अमूल्य योगदान होगा। तुम अपने आप को परतंत्र, गुलाम और हीनता की भावना से ग्रसित मत करना। मात्र अपने आप को रूप और सौंदर्य में नहीं बांधना, क्योंकि रूप और सौंदर्य व्यक्ति का कहीं कहीं एक कमजोर पक्ष के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसके कारण सदा के लिए गुलाम बन जाता है।
कवि ने फिर बातों को स्पष्ट किया है कि वस्त्र आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अद्भुत बातों को कवि ने एक दार्शनिक शैली में प्रस्तुत कर दिया है ना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जीवन की एक अद्भुत अनुभूति को कवि व्यक्त करता है कि हमारे अंदर किस सीमा तक सौंदर्य बोध होनी चाहिए, किस सीमा तक आंतरिक बोध होनी चाहिए, किस सीमा तक भौतिकता का बोध होना चाहिए, किस सीमा तक आध्यात्मिकता का बोध होना चाहिए। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इसका तात्पर्य क्या होता है? हम व्यवहार पक्ष में क्या पाते हैं कि रोटियां जब तावे पर रखी जाती है कि कितनी गर्मी की आवश्यकता है कि उसको उलट दिया जाए, फिर कितनी आवश्यकता है कि फिर से उलट दिया जाए, जिससे कि रोटी एक सुस्वादु रूप में परिणत हो सके, स्वादिष्ट हो सके। जीवन का एक रहस्य है। हम अपने जीवन को, यानी बेटी अपने जीवन को जहां प्रस्तुत करने जा रही है, वह कहां तक सहनशील बनेगी, कहां तक दुख और पीड़ा को आत्मसात करके मुस्कुराती रहेगी, अपनी दर्द को कभी रखेगी नहीं, अपनी दर्द को चुपचाप पी करके मुस्कुराती रहेगी। जिस परिवार में गई है उस परिवार के लिए। सच क्या है? आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। लेकिन उस दर्द में तुम इतना मत डूब जाना कि तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तुम अपनी पीड़ा को व्यक्त करने में पीछे मत रहना। तुम्हारे व्यक्तित्व की भी एक सीमा है, तुम्हारे अस्तित्व की भी एक सीमा है। जब तक तुम अपने व्यक्तित्व को अगर बाहर सजाती है तो अंदर भी सजाने की आवश्यकता है, जहां पर अधिकार के साथ तुम अपने आप को स्थापित कर सको। उस परिवार का तुम भी अभिन्न एक हिस्सा है। इसलिए आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। यानी सुख और सौंदर्य में इतना नहीं डूब जाना कि तुम अपने अस्तित्व को ही भुला जाना, तुम्हारा मानसिक शोषण होने लगे, तुम अधिकार से वंचित होने लगो। और नारी का एक कमजोर पक्ष मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन व्यवहार में क्या देखा जा रहा है? आज जो शिक्षा की स्थिति है, उस शिक्षा के दौर में एक डिग्रीधारी पुरुष और नारी की हम परिकल्पना कर सकते हैं। एक अध्ययन की गहराई में डूबकर जीवन के अमूल्य रत्न को निकालकर उस रत्न से अपने व्यक्तित्व को सजाकर चलने की क्षमता नहीं रह गई है, क्योंकि सारी व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर पड़ती जा रही है। सभी व्यक्ति उपाधि और डिग्री के पीछे परेशान है। इसलिए मैंने भूमिका में कही कि इस चैनल का उद्देश्य है कि हम जनमानस में एक ऐसे नवजागरण को जन्म देना चाहते हैं जहां नर नारी, पुरुष और नारी अपने अस्तित्व को एक साथ कदम में कदम मिलाकर चल सके। इसलिए कवि यहां पर ऋतुराज कवि कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण में अपने आप को कैद नहीं करना। एक पक्ष अपने व्यक्तित्व को, अपने बाह्य सौंदर्य को सजाने के लिए वस्त्र और आभूषण की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए, जिस सीमा के अंदर ही हमें अपने आप को सौंदर्यीकृत करनी है, जहां पर नारी की अस्मिता उस सौंदर्य बोध में सुरक्षित हो, उस सौंदर्य बोध में इतना कैद न हो जाए आभूषण और वस्त्र में कि अपने अधिकार को ही भूल जाए, अपने कर्तव्य को ही भूल जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने नारी को एक अद्भुत देवी के रूप में आदि युग से पूजते आ रहे हैं, लेकिन विरोधाभास से प्रतीत होता है
पर हम कहते हैं कन्यादान कर रहे हैं। इसलिए कभी इस कन्यादान की परंपरा का एक आक्रोशगत ढंग से विरोध करता है और कहता है कि वस्त्र आभूषण मेडिसिना नहीं, या दुनिया का जो भ्रम है इस भौतिकता में कैद होकर के अपने व्यक्तित्व को खंडित मत करना। तुम लड़की हो लेकिन लड़की बनकर परिवार में मत जीना, क्योंकि लड़की शब्द में एक अर्थ गूंजता है कमजोर, निराश्रित, पराधीन। आप कभी कल्पना किए हैं कि जब हम एक गाय को बेचते हैं, गाय जब उस खूंटे से खोल करके खरीदने वाला ले जाता है, गाय की जरा छटपटाहट को समझिए, गाय की जरा वेदना को समझिए, वह जाना गाय नहीं चाहती है। एक लड़की अपनी मां से वियोग व्यथा में भर करके जुदाई के आंसुओं का घूंट पीती हुई ससुराल की ओर जा रही है, क्योंकि कन्यादान हो चुका है। और वहां पर जिस जिंदगी को जिएगी वहां पर कोई अपना नहीं है। वहां पर अपने आप को समायोजित करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अनेक प्रकार की कहानियां, अनेक प्रकार के घटनागत संदर्भ, अनेक प्रकार की शिकायतें चारों तरफ से सुनना पड़ेगा। और इसलिए कहा जाए बेटी तुम लड़की हो, लड़की बन के मत जीना, यानी अपने अंदर एक वीरांगनापन को जन्म देना, अपने अंदर एक ऐसी तेजस्विता को जन्म देना है जो दुर्गा और सरस्वती का एक संगम हो, जहां विद्रोह से अपने अधिकार को मांग सके और विद्या से उस परिवार को विभूषित कर सके। हमारे पूर्वजों ने जिस परंपरा को प्रारंभ किया है वह तो वास्तव में अद्भुत है, लेकिन हमने उन पर एक धूल रख दिया है। मैं इसी की व्याख्या कर रहा हूं इस कविता की अंतिम दो पंक्ति है, जहां पर मां अपनी बेटी के अंदर एक वीरांगनापन को संप्रेषित करना चाहते, भरना चाहते हैं। लड़की हो लेकिन लड़की होकर जीना नहीं, क्योंकि लड़की का एक पर्याय सा बन चुका है कमजोर। अभी तक समाज के पुरुष प्रधान व्यवस्था ने लड़की को उस प्रकार का अधिकार नहीं दिया है जहां पर वह अपने व्यक्तित्व को स्थापित करने के लिए कुछ आगे बढ़ सके। आज भी घर की शोभा बढ़ाने वाली एक तस्वीर की गुड़िया बनकर रह जाती है। मां जिसके अंतिम पूंजी बेटी है, मां ने जिस दर्द को, जिस पीड़ा को अभी तक उस परिवार में आकर के झेली है, बेटी को इसकी ओर संकेत करती है कि बेटी तुम इस पीड़ा को मत झेलना, लड़की होकर मत जीना। लड़की हो लेकिन लड़की होकर मत जीना, क्योंकि तुम भी इस सृष्टि का एक हिस्सा है। सृष्टि ने जो तुमको जीवन जीने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमेशा सजग रहो। अपने अंदर हीनता की भावनाओं को जन्म मत दो। इसलिए लड़की हो लेकिन लड़की होकर के मत जीना, पर लड़की जैसी दिखाई भी मत पड़ना, यानी अपने अंदर एक कमजोर व्यक्तित्व को प्रवेश करने नहीं देना। इसके साथ ही यह कविता समाप्त होती है। पुनः मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो छात्र इसे देख रहे हैं, देखेंगे, वे दूसरों को भी इस चैनल को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर जिसकी व्याख्या मैं प्रारंभ में दे चुका हूं कि एक नया संदर्भ मैं बार बार प्रस्तुत करूंगा। ऐसा मैं कह चुका हूं। इसका उद्देश्य ही है
जनमानस में एक जन क्रांति को जन्म देकर के हम मनुष्य हैं और मनुष्यता किस प्रकार से समाज में स्थापित होनी चाहिए, बुद्धिजीवीपन का विकास कैसे होनी चाहिए, गंगा जमुना सरस्वती जिसके व्याख्या में संदर्भ करूंगा, किस प्रकार हमारी आत्मा को पवित्र करती आ रही है, हमारी जनमानस की जन संस्कृति क्या है, मैं इसकी व्याख्या बार बार करूंगा, जिसके कारण मैं इस चैनल को